होने से अभी आपकी जानकारी के लिए अनेक राज्यों में अनेक प्रकार की अथॉरिटी इसके लिए बनाई गई है। जैसे पंजाब का अगर मैं जिक्र करूं तो मिनिमम वेज के लिए लेबर डिपार्टमेंट का आदमी है और पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए एसडीएम होता है। एसडीएम जिसको प्रशासनिक कामों से ही फुर्सत नहीं, राजनीतिक कामों से ही फुर्सत नहीं, वो मजदूरों की समस्या सुनने के लिए कब आता है? तो ये अपने आप में एक अलग प्रकार की समस्या आती थी। तो अब एक ही अथॉरिटी इसमें बनेगी। एक दूसरी बात भी होती थी कि आपका वेतन तो है 2000 रुपए, किंतु आपको अलाउंसेज के नाम पर दिए जाते हैं 10,000 रुपए। अब ये ऐसा नहीं हो पाएगा। अलाउंसेज जो है आपके वेतन से 50% से अधिक नहीं होंगे। अगर 2000 रुपए वेतन देगा तो 1000 रुपए अलाउंस देगा और बाकी का 9000 रुपया वो आपके मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें बनेगी। एक दूसरी बड़ी व्यवस्था इसमें बनेगी, वो है बोनस को लेकर के। बोनस एक्ट में सरकार नोटिफिकेशन करेगी कितनी राशि पर बोनस देना है। जैसे अभी तक का है 7,000 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम 21,000 रुपए। अभी इस प्रकार की व्यवस्था इसमें बनी हुई है, किंतु इसमें एक शब्द जोड़ा गया है जो काफी महत्वपूर्ण है। नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल मिनिमम वेज विच एवर इज हायर। जो अधिक होगा वो मिलेगा। इसका अर्थ ये होगा मिनिमम वेज हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ मात्रा में बढ़ता ही है, तो बोनस की राशि हर साल बढ़ेगी इस कानून के माध्यम से। ऐसा इसमें कुछ चीजें आएंगी जो मजदूरों के लिए काफी अच्छी हो जाएगी। दूसरी एक बात इसमें आएगी, अगर मालिक कटौती करता है किसी प्रकार की, पीएफ की कटौती करता है, ईएसआई की कटौती करता है और मालिक वो जमा नहीं करता, तो उसके लिए मजदूर को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। मजदूर की सुविधाएं उसके कारण से और बंद नहीं होगी। ये इसमें एक बड़ी ऐसी कुछ चीजें आएंगी। सब चीजें अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीजें गड़बड़ भी है। एक इसमें ये आएगा कि हर 5 साल के इंटरवल के बाद, हर 5 साल बाद मिनिमम वेज का रिवीजन ये होना ही है। तो इसके कारण से भी कई सारी चीजें और ये हमारी ठीक हो जाएंगी। ऐसा एक कोड ऑन वेजेस के बारे में मोटे तौर पर इतनी बातें कही जा सकती है। दूसरा कानून आ रहा है आईआर कोड, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में भी 3 कानून मिलाए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये एक कानून इसमें मिलाया जाएगा। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये इसमें मिलाया जाएगा। एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर 1946, ये 3 कानून मिलाकर के इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया जा रहा है। इसमें केवल इतनी बात मैं कह सकता हूं, एक ही चीज अच्छी है कि अभी तक डिस्प्यूट एक्ट कहते थे, अब इसको रिलेशन एक्ट कहेंगे। डिस्प्यूट की बजाय रिलेशन होगा और इसमें कुछ चीजें अच्छी होंगी। खास करके एक जो चीज इसमें सबसे खराब होने वाली है वो ये है कि अभी स्ट्राइक पर रोक लगाने की व्यवस्था बनाने का प्रयत्न सरकार कर रही है। अभी तक काम लिख नहीं पाई, इसमें जोड़ नहीं पाई, कामयाब नहीं हो पाई अभी तक। किंतु सरकार की मंशा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर और मजदूर को हड़ताल करने से कैसे रोका जाए। कह ये रही है सरकार कि हर चीज को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में काउंट करने का एक प्रयत्न हो रहा है। अभी तक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में पानी है, बिजली है, बैंकिंग सिस्टम आ सकता है, हेल्थ सिस्टम आता है, किंतु अभी ये कहा जा रहा है चाहे वो इंजीनियरिंग का कारखाना क्यों ना चलाता हो 25 लोगों का, वो भी और इसके अंदर आएगा। इस प्रकार का एक वो अपनाया जा रहा है हथियार। यानी ये कहा जा रहा है कि आप 14 दिन का नोटिस हड़ताल देने के लिए अनिवार्य होगा ही। ये अपने आप में एक बड़ी खतरनाक बात है। यानी आपातकाल में अगर आप हड़ताल करना चाहेंगे तो कहेंगे 14 दिन का नोटिस नहीं, इसलिए हड़ताल इलीगल है। और इलीगल हड़ताल है तो 8 दिन की पर डे के हिसाब से और मजदूरी कटेगी। ये एक बड़ी खतरनाक चीज इसमें जोड़ी जा रही है। इसमें अच्छा ये है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट जो है
अभी उसको डायरेक्ट एम्प्लॉय बनाया जा रहा है। अभी उसको वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के थ्रू पहले जो आईडी एक्ट लागू होता था उसकी बजाय इस कानून में वो सीधा और कर्मचारी हो जाएगा। ये एक बड़ी बात होगी। दूसरा एक बड़ी बात होगी, अभी तक वर्क्स कमेटी जो है वो 100 लोगों पर बनती थी। अब वर्क्स कमेटी तो 100 लोगों पर ही बनेगी, किंतु 20 लोगों के लिए 20 लोगों पर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनेगा जो दो बराबर के, जिसमें प्रतिनिधि होंगे कर्मचारियों के भी और प्रबंधन के भी, और वो बनेगा लेबर डिपार्टमेंट की देखरेख में। तो वो एक अलग प्रकार की छोटे उद्योगों के लिए एक अलग प्रकार की मशीनरी और बातचीत के लिए मिलेगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। और एक दूसरी बड़ी बात इसमें होगी कि आप डायरेक्ट लेबर कोर्ट में जा सकेंगे। अभी तक वो उसमें जाइए, कंसिलेशन में जाइए, कंसिलेशन में क्या होता है, फिर कंसिलेशन वाला गवर्नमेंट को फेलियर रिपोर्ट भेजता है। उस फेलियर रिपोर्ट के बाद और वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन पावर है कि वो उसको रेफर करे कोर्ट के लिए कि ना करे, किंतु इस कानून में आप सीधा उसमें जा सकेंगे। इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास हो रहा है। किंतु एक बड़ी और खराब बात यह करने की कोशिश हो रही है कि मजदूरों को अभी तक 100 लोगों पर छटने का प्रबंधन के पास अधिकार है। मालिक चाहते हैं कि अधिकार बढ़ाकर 300 किया जाए। इस पर काफी कसमकस हुआ है। अभी तक सरकार 100 पर मान गई है, किंतु लगता ऐसा है कि सरकार कोई न कोई रास्ता निकाल करके और उद्योगपति को रास्ता देगी। इसलिए अपने को इस पर ज्यादा विजिलेंट होने की और मुझे लगता है एक बड़ी जरूरत रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और तीसरा जो एक कानून है जो आएगा, जो एक बड़ा कानून है, वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में कई कानूनों को मिलाया जाएगा। जैसे पीओसी का कानून इसमें आ जाएगा, ईपीएफ का कानून इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो 2008 का बिल है वो इसमें आ जाएगा। ऐसे कई चीजों को मिलाकर और एक कानून बनाने का प्रयत्न, इसमें 8-10 कानूनों को मर्ज करके बनाएंगे इस कानून में। इसके कारण से हालांकि एक अच्छी बात ये हो गई है, भारतीय मजदूर संघ के सारे दबाव में ईएसआई और पीएफ इस कोड का हिस्सा होने के बाद भी उसका स्ट्रक्चर ऐसा कैसा रहेगा जैसे आज है। उसके स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आएगा। वो दोनों के दोनों काम करेंगे एज इट इज, जो आज करते हैं जिस प्रकार से करते हैं। किंतु इसमें एक बड़ा लाभ ये होने की गुंजाइश बनी है कि जो 2 वर्कर है, एक प्लेटफॉर्म वर्कर और एक जिज वर्कर, ये 2 नई डेफिनेशन आई है अभी वर्कर की। प्लेटफॉर्म वर्कर, अगर मैं साधारण भाषा की बात करूं तो आप अभी ओला उबेर को फोन करते हैं, ओला बुक करते हैं, तुरंत गाड़ी आ जाती है। गाड़ी भेजने वाला कौन आपको पता नहीं, गाड़ी किसकी है आपको पता नहीं, किंतु वो आता है और अपना आपको जहां पहुंचाना वहां पहुंचाता है। इस प्रकार के प्लेटफॉर्म वर्कर के अनेक काम शुरू हुए। एक ऐसे ही गिग वर्कर का काम शुरू हुआ। एक नई इकोनॉमी में नई टेक्नोलॉजी आई है। ये जो आजकल डिलीवरी बॉय आपके यहाँ आते हैं, आपने बुक किया खाना, आपने बुक की दवा, आपने बुक किया कुछ और वो लेकर के आपके दरवाजे आया, पैसा लिया आते हैं। आपने किया खाना, आपने बुक की दवा, आपने बुक किया वो लेकर के आपके दरवाजे आया, पैसा लिया आते हैं। इस प्रकार के वर्कर को सोशल सिक्योरिटी में लाने की बात सरकार कर रही है। इसमें अभी एक बात जो होगी, वो यूनियंस भी वह रिप्रेजेंट कर सकती है। यूनियन अपना एडवोकेट भी खड़ा कर सकती है। जो पहले वर्कर के पास ये अधिकार नहीं था सोशल सिक्योरिटी में एडवोकेट लेके जाने का, किंतु एम्प्लॉयर का आता था और वर्कर को नहीं मिलता था, तो वो हो सकता है। मैटरनिटी बेनिफिट जैसे पहले था 26 सप्ताह का, वैसा ही रहेगा। इसमें कोई बदल नहीं होगी। इस मैटरनिटी कानून में एक बड़ी बात ही होगी जो अभी तक नहीं थी, पनिशमेंट जो है वो अब अप टू प्रिजनमेंट हो गई है। अगर कोई एम्प्लॉयर बार बार
सोशल सिक्योरिटी का वायलेशन करेगा तो उसकी प्रिजनमेंट अप टू प्रिजनमेंट तक जाएगा मामला, वो जुर्माने तक मामला रुकेगा नहीं। ये इसमें एक बड़ी बात आई है। और सोशल सिक्योरिटी में थोड़ा डाइल्यूट किया है इन्होंने अभी। अदरवाइज ये 5 कर्मचारी जहां पर काम करते होंगे किसी भी संस्थान में, वहां तक जाकर के और ये लागू होगा। ये सोशल सिक्योरिटी कोड का है। आपकी दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ। हम उसमें अभी तक एक बात समझ नहीं पाए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दोनों कानून, वर्किंग कंडीशन शब्द उसमें जुड़ा होने के कारण ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ये उसका ऑफिशियल नाम होने के कारण आपके जो दोनों एक्ट हैं वो इसमें जोड़े जा रहे हैं। आपका वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज एक्ट 1955 और वर्किंग जर्नलिस्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजन रूल 1957 और वेज एक्ट, ये तीनों के वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट ऑफ वेजेस एक्ट 1958, ये दोनों कानून ये इसमें जोड़े जा रहे हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन में, जिसमें कुल 13 कानून आएंगे। उन 13 कानून में 2 कानून आपके भी इसमें जोड़े जा रहे हैं। इसके कारण से एक बड़ा खतरा खड़ा होगा आपके लिए। वो ये होगा कि भविष्य में वेज बोर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, ये एक बड़ा खतरा आपके लिए आकर खड़ा होगा। इसके लिए अभी से आपको विजिलेंट होकर के और उस मामले में आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे तो समस्या आएगी। बाकी बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती हैं, क्योंकि कैंटीन देंगे, ये देंगे, वो सब चीजें देंगे। किंतु वेज बोर्ड क्या होगा, वेज बोर्ड के बारे में जब बात होती है तो कहते हैं रूल्स में बात करेंगे, और रूल्स बनाते समय कहेंगे एक्ट में नहीं है, तो रूल्स में कैसे आएगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो कानून है, बहुत सारी इसमें भी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी खराब चीजें हैं, किंतु आपकी दृष्टि से आने वाले समय में वेज बोर्ड एक ये बड़ा रिस्की हो गया है। वेज बोर्ड बनेगा नहीं बनेगा, पत्रकार का वेतन कैसे तय होगा, कैसे तय नहीं होगा, ये अपने आप में एक अलग प्रकार की समस्या उन पत्रकार मित्रों के लिए जिनका अभी तक जो दावा करते थे, मांगते थे कि हमको मजीठिया लागू करो, बचावत वेतन आयोग की सुविधाएं दो, ये इस कानून की सुविधाएं दो, ये जो वेतन आप मांगते थे, आने वाले समय में वेज कोड बनेगा क्या, ये अपने आप में एक बड़ी बात ये होगी। बाकी सब चीजें हैं, क्रेच बनेगा, कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, बहुत सारी चीजें इसमें कही है। इसमें वर्किंग जर्नलिस्ट में एक अच्छी बात ये है, इसमें ये जो अभी चर्चा कर रहे थे हमारे मित्र सुरेश जी कि इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों को इसमें जोड़ा जा रहा है। इस डेफिनेशन में definition of working journalist has also been notified to include journalist working in electronic media also. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जुड़ेगा, वेब मीडिया भी जुड़ेगा। ये दोनों मीडिया इस कानून के माध्यम से उसके दायरे में आएंगे। किंतु वेज बोर्ड के बारे में मामला जरा थोड़ा साइलेंट हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी चिंताजनक बात है। एक इसमें अच्छी बात है, कह रहे कि एम्प्लॉय का हेल्थ चेकअप प्रतिवर्ष करवाना ये प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी। प्रबंधक हर वर्ष उसकी वो करवाएगा ही हेल्थ चेकअप करवाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वो इसलिए करवाएगा, उसको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है, इसलिए वो उसको करेगा ही, करना ही चाहिए। नहीं तो आज बड़ी समस्या इस प्रकार की आती है कि करना क्या है, कर्मचारी बीमार होता है, कुछ और होता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए ESIC ने, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने यह सुविधा अपने मेंबर्स के लिए पहले से दी है। जो IP है, जितने भी इंश्योर्ड पर्सन, जो हमारे पत्रकार मित्र जिनके यहाँ ESI लागू होगा, क्योंकि हालांकि कितने लागू होगा मुझे नहीं पता पत्रकारों में, क्योंकि उसकी सीमा आज 21,000 रुपए है। जिसका 21,000 रुपए से ज्यादा वेतन है वो उसको वो सुविधा नहीं मिलती। 21,000 वाले से कम के लिए वो सुविधा पहले से लागू होती है। अगर 21,000 रुपए
उस आईपी के लिए, इंश्योर्ड पर्सन के लिए और उसके परिवार के लिए ये सुविधा पहले से ईएसआई में लागू की गई है, जो अभी इस एक्ट में ला करके, और ये कहा जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और ये मदद करेगा। उसका अच्छा अनुभव आया इसलिए दें, किंतु इसमें एक और बड़ी जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि महिलाओं को रात्रि ड्यूटी करने के लिए भी कहा जा रहा है, किंतु उसमें एक शब्द जोड़ा गया है, वुमेन परमिट टू वर्क बियॉन्ड 7 PM एंड बिफोर 6 AM सब्जेक्ट टू द सेफ्टी, हॉलिडे, वर्किंग आवर और एनी अदर कंडीशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यानी उसको अगर डोर स्टेप वहां से ला करके वहीं तक छोड़ने की जिम्मेदारी लेंगे। किंतु हिंदुस्तान में जिस प्रकार का उद्योग जगत का वातावरण है, उस सारे में से कोई वहां छोड़ने जाएगा, कोई लेने जाएगा, और क्या होगा। यानी महिलाएं वास्तव में भारत देश जैसे बड़े मुल्क में, बड़े देश में महिलाएं परिवार की टोटल जिम्मेदारी संभालती है। उसमें वो नौकरी करती है, वो एडिशनल बर्डन उसके ऊपर आता है। वो परिवार कैसे चलेगा? महिलाएं रात में ड्यूटी करेंगी और दिन में परिवार को देखेंगी, तो ये परिवार चलेगा कैसे? ये एक अपने आप में बड़ी चिंता का विषय कहा तो जा रहा है, क्योंकि दुर्भाग्य ये है कुछ एडवांस प्रोग्रेसिव महिलाओं ने, जो महिलाओं के संगठन है जो अपने आप को बड़े प्रोग्रेसिव मानते हैं, उन्होंने इसकी मांग की है दुर्भाग्य से कि महिलाएं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, महिलाएं क्यों रात में ड्यूटी नहीं कर सकती, इस प्रकार की मांग लेकर के और वो गए हैं। ये हो रहा है, ये आने वाले समय में सरकार करने की मंशा रखती है। इस सब के पीछे एक बड़ी मंशा है सरकार की। सरकार वो शब्द बार बार बोलती भी है, और हम जब उसका दूसरा शब्द पूछते हैं तो वो बोलते नहीं। सरकार बार बार कह रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस का रास्ता आसान करना है, इसलिए इस प्रकार की बातें और ये कानून में संशोधन किया जा रहा है। हालांकि आज एक चिंता का विषय मेरा दूसरा भी है, कानून में संशोधन कर रहे हैं कि कानून को समाप्त कर रहे हैं। अभी जैसे ध्यान में आया, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में नए उद्योग आएंगे, इसने 3-4 साल के लिए कानूनी सस्पेंड कर दिए। आज सस्पेंड कर दिए, कल कह देंगे समाप्त कर दिए, और 3 साल के लिए तो समाप्त हो ही गए। 3 साल के बाद कैसा होगा, क्या होगा, कैसे चलेगा, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए कानून में सुधार नहीं किए जा रहे। कानून में सुधार करके, जो भारतीय मजदूर संघ के नाते हम कह रहे हैं, ईज ऑफ लाइफ करिए, मनुष्य का जीवन कैसे आसान होगा उस पर काम करिए। उस पर काम करने की बजाय ईज ऑफ बिजनेस करने में लगे हैं, और यही एक बड़ी चिंता का विषय है। एक दूसरी बात कहकर थोड़ा बोल करके अपनी बात पूरी करता हूं। अभी श्रीमान सुरेश जी ने कहा कि क्या उद्योगपति ये इतने बड़े बड़े हाउसेज, क्या ये 2 महीने का वेतन नहीं दे सकते? पत्रकारों के लिए, आपकी जानकारी के लिए, कैसा षड्यंत्र है मजदूर के खिलाफ, इस देश में कर्मचारी के खिलाफ, उसको समझिए कि 25 मार्च को लॉकडाउन प्रारंभ होता है, 24 को घोषणा होती है, 25 को प्रारंभ होता है, और 25 को प्रारंभ होने के बाद 6 अप्रैल को केपीएमजी की एक रिपोर्ट आती है, और वो ये कहती है कि उद्योगपति वेतन नहीं दे सकता। यानी जिस कर्मचारी ने 24 दिन काम कर लिया था उसका वेतन देने से भी, और केपीएमजी की रिपोर्ट के माध्यम से सीआईआई ने, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मजदूरों को इनकार किया। कैसी स्थिति होगी आप ये देखिए। आज जो कह रहे हैं कि मजदूरों के, उद्योगों के सामने वर्कफोर्स की समस्या है, वर्कफोर्स की समस्या आई क्यों? ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। और पत्रकार मित्रों के लिए मेरा निवेदन है, आज पत्रकारों की छटनी, अभी 10 दिन पहले, नाम लेना कि नहीं एक अलग विषय, एक हाउस ने जो 16 लोगों की छुट्टी कर दी, एक हाउस ने 55 लोगों की छुट्टी कर दी, अलग अलग हाउसेज ने कर्मचारियों को रास्ता दिखाना शुरू किया, और बड़े बड़े हाउसेज ने सैलरी कट किया। एक पत्रकार मित्र है मेरे, वो आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा साहब मेरी सैलरी में 30% की कटौती हुई है, कहीं 30%, कहीं 15%, कहीं 25%, इस प्रकार की और कटौतियां करने का एक प्रयत्न ये पत्रकार जगत में हुआ है।
मित्रों, समस्याएं बहुत है। क्या हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या कहीं ना कहीं पत्रकार संगठन हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? मुझे थोड़ा सा एक कष्ट वाली बात मुझे आपसे शेयर करनी है। पिछले साल जब राजेंद्र प्रभु जी की श्रद्धांजलि सभा थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि सब पत्रकार संगठन एक होकर लड़ो, किंतु दुर्भाग्य से उसके बाद पत्रकार संगठन में और टूट फूट हो गई। जब तक पत्रकार संगठन एक होकर नहीं लड़ेंगे, एक स्पष्ट मुद्दा लेकर नहीं जाएंगे, भारतीय मजदूर संघ के नाते हमने सरकार पर दबाव बनाया हुआ है कि तृतीय मीडिया कमीशन 1980 में सेकंड प्रेस कमीशन आया था, हम प्रेस कमीशन नहीं चाहते, हम मीडिया कमीशन चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इस कानून में संशोधन करके ये जितने भी नए नए टाइप आए मीडिया के, वेब मीडिया होगा, पोर्टल मीडिया होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, कोई और मीडिया होगा, उन सबको इस कानून में शामिल करो। भारतीय मजदूर संघ ने अपना दबाव उसके लिए बनाया हुआ, किंतु पत्रकार मित्र जब इन मुद्दों पर खड़े नहीं होंगे, पत्रकार आज अनेक संगठन है, मेरा निवेदन है कि कोई एक साझा मोर्चा बनाकर सब अपनी अपनी पहचान कायम रखिए। पहचान का संकट नहीं है, हमको किसी को समाप्त नहीं करना है, किसी संगठन को। सब संगठन अपनी अपनी पहचान बनाए रखे। अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हुए कैसे हम एक अम्ब्रेला के नीचे और सामूहिक संघर्ष कर सकते हैं अपने मुद्दों को लेकर। क्योंकि आज पत्रकारिता में एक जो सबसे बड़ा संकट आया है वो ठेका प्रथा का। इस बड़े पैमाने पर ठेका प्रथा पत्रकार जगत में बढ़ी है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप ही को कहते हैं कि आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए, आपको 70,000 रुपए देंगे, आप ठेके में आ जाओ। हम ही 20,000 रुपए के लालच में ठेके में जाते हैं और 4 महीने बाद जब निकाल बाहर किए जाते हैं तो फिर समझ में आता है कि पहले ठीक थे कि आप ठीक थे। समस्या हमारे सामने है। दूसरी बात, ईपीएफ में एक बड़ी समस्या आई हुई है, वो है पेंशन की। 1,000 रुपया पेंशन, हमने लगातार दबाव बनाया हुआ है इस राशि को न्यूनतम 5,000 रुपये करना ही चाहिए। ऐसे बड़े मुद्दों पर लेकर भारतीय मजदूर संघ मैदान में है, लड़ रहा है। आपने देखा होगा, मीडिया के नाते आपने रिपोर्ट किया ही है, 20 मई को इस लॉकडाउन के पीरियड में भी भारतीय मजदूर संघ सड़क पर खड़ा था। आने वाले 10 जून को फिर सड़क पर खड़े होंगे और हम लगातार संपर्क अभियान चला रहे हैं सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर। मेरा ये मानना है कि पत्रकारों की बड़ी समस्याएं हैं। आज इस पूरे पैकेज में आप पत्रकारों की बात कर रहे हैं, गरीब कल्याण योजना को छोड़कर मजदूरों के लिए सरकार ने कुछ लंबा चौड़ा दिया नहीं। टोटल मजदूर जगत को ही इग्नोर किया गया है। कहा जरूर कहा गरीब को देंगे, गरीब को देंगे, किंतु गरीब के नाम पर दिया सब उद्योगों के लिए है, तो पत्रकारों के लिए अलग से क्या देंगे? इसलिए मेरा ये मानना है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें अगर सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे तो भारतीय मजदूर संघ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा, आपके आगे खड़ा होकर लड़ेगा और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार इन सब चीजों पर वो ठीक करे और गलत कामों पर रोल बैक करे। इतना मुझे कहना है। आप मित्रों को अगर कोई सवाल पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए उपस्थित हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी, आपने इतने महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। अब मैं जितने बंधुवर अपने साथ जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा, अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो आप प्रश्न अपने पूछें। माननीय पवन जी हमारे साथ हैं तो आप अपने प्रश्न को पूछें। जी पवन जी नमस्कार, मैं आदेश शर्मा बोल रहा हूँ। जी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी जी बोलिए सर। जी एक एक करके पूछे, एक एक करके। आवाज आ रही है आपको? हाँ आदेश जी बोलिए, बोलिए आदेश जी। जी 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 मैं दूरदर्शन स्टिंगर फेडरेशन ऑफ इंडिया का ज्वाइंट सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। दूरदर्शन जी पिछले 24 सालों से दूरदर्शन न्यूज के साथ एज अ प्रोड्यूसर, एज अ स्टिंगर जुड़ा हूँ। समस्या ये है कि 10 सालों से एक ही रेट पे काम चल रहा है, 10 सालों में। और पिछले करीब 1-1.5 साल से हम लोगों ने लेटर लिख के ये कहा कि जो रेट है 10 साल से एक ही रेट पे कैसे काम चल रहा है, क्योंकि हर चीज का रेट बढ़ा है। कैमरा जो है हमारे फुल एचडी हो गए, वो भी महंगे होते हैं, लेकिन अभी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी पीछे दूरदर्शन से बुलावा है कि आप लोग काम शुरू करिए, लेकिन पुराने रेट पे ही आपको करना पड़ेगा। तो
मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी हमें क्या स्टेप लेना चाहिए ताकि हम इस लेवल पे हम बात करें, क्योंकि वहाँ किसी चीज की कोई सुनवाई हो नहीं पाई। आप थोड़ा सा क्या आपने क्या करना चाहिए, अभी हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल से एक ही रेट पे काम चल रहा है, एक ही रेट पे। आप परमानेंट एम्प्लॉई है ना, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? नहीं सर, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, ये स्टिंगर हैं। स्टिंगर है जी। ऐसा है, आपके लिए एक अलग से मुद्दा बनाना पड़ेगा और आपके मंत्रालय में बात करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से मजदूरी बढ़ेगी, जितनी महंगाई बाकी की बढ़ी उतनी आपकी भी बढ़नी चाहिए 10 साल में, उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ेगी। आप उसका कोई पत्र व्यवहार अगर किया होगा तो हमको भी दीजिए, हम भी आपकी मिनिस्ट्री में जाकर वार्ता इस विषय पर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरा प्रश्न जो पूछना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें। अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें। मेरा नाम संदीप कुमार विश्वकर्मा है। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए। मेरा नाम संदीप कुमार विश्वकर्मा है। मैं यूएफएच न्यूज चैनल का ब्यूरो चीफ बनारसी में हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पत्रकारों का कार्य जो है लॉकडाउन के दरमियान पूरी निष्ठा के साथ किया गया और हर एक जगह जाकर हम लोगों ने खबर लिया और पत्रकारों को 1 रुपए भी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है ना? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँ, यूएफएच न्यूज चैनल का ब्यूरो चीफ बनारसी। जी बोलिए। हाँ, 1 रुपए भी हम लोगों को मदद के तौर पे कहीं से नहीं मिलता है। क्या पत्रकार अपने जेब से पैसा लगा कर सारा कार्य करे? ठीक है, विचार करता हूँ क्या करना है इसके लिए। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा नाम नीरज कुमार है, मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। जी मुझे बोलिए नीरज जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहा है, जैसे यूट्यूब पे अगर चैनल चल रहा है, जैसे प्रशासन अधिकारी इन चीज को अलाउ नहीं कर रहे हैं। अभी वो मैंने बताया ना, अभी तक आप किसी कानून के दायरे में आते नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्र, ये जो यूट्यूब चैनल या बाकी वेब मीडिया, पोर्टल मीडिया आते नहीं, उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि कानून के दायरे में इनको आना चाहिए। कानून के दायरे में आएंगे तो सुविधा मिलेगी, आज कानून के दायरे में आते नहीं। इसीलिए भारतीय मजदूर संघ के बड़ी लड़ाई आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, पोर्टल मीडिया, सोशल मीडिया, जितने भी चैनल सब कानून के दायरे में आए। इसी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। जब लड़ाई उसमें सहभागी बनिए लड़ाई में। जी मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा है। मैं पहली बार आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। आपका प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न सर। जी सर नमस्कार। मैं प्रजा टुडे जी प्रजादत्त डबराल। जी पवन सर आवाज सुन पा रहे हैं? पवन सर आवाज सुन पा रहे हैं? जी आप बोलिए सर, बोलिए सर। पवन सर मैं शिबू खान राष्ट्रीय मीडिया महासंघ ये कहना चाह रहा हूँ, जो छोटे और मंजिले आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई। आपकी आवाज हेलो पवन सर, मुझे संजय जी आप सुनिए, आप एक व्हाट्सएप भेजिए, आप एक मैसेज भेज दीजिए प्लीज। संजय पवन सर मुझे सुन पा रहे हैं? पवन सर जी सर। पवन सर आवाज आ रही है? और एक बार में पवन सर आवाज आ रही है? आ रही बोलिए सर, बोलिए। पवन सर मैं शिबू खान राष्ट्रीय मीडिया महासंघ का शिबू जी बोलिए। पवन सर शिबू खान राष्ट्रीय मीडिया महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव बोल रहा हूँ। जी सर पिछले 22 अप्रैल से हमारा संगठन राष्ट्रीय मीडिया महासंघ एनसीपी नेशनल साइबर प्रोटेस्ट के तहत फेसबुक लाइव आकर के हम लोग अपनी गवर्नमेंट से मांग रख रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमारा यह है कि मीडिया पालिका का संवैधानिक दर्जा गवर्नमेंट दे।
साहब ये फेसबुक से नहीं मिलेगा। सर सुने तो पूरी बात, पूरे सवाल हो जाने दीजिए। जी जी। दूसरी हमारी कोरोना जो भी पीरियड चल रहा है इसको लेकर के जो पत्रकार कोरोना कवरेज कर रहे हैं उनको बीमा इंश्योरेंस दिए जाने की भी डिमांड्स है, और 10,000 रुपीज पर मंथ की हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकार है, और जो ओनर है पब्लिशर्स हैं उनके लिए 2 लाख रुपीज हम लोग 1 टाइम मांग रहे हैं। जी जी, हमारे अनूप चौधरी जी ने लिखा है, ये भंडारी जी ने लिखा है इस विषय पे। लेकिन सर अभी आपने एक बात कही ना कि पत्रकार संगठनों को जी, लेकिन 22 अप्रैल से हम लोग 45 दिन कंप्लीट कर चुके हैं और सबको मैसेज डिलीवर्ड हो